मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। मेरे साथ अभी बिहार स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अलहाज अब्दुल हक साहब हैं। बिहार स्टेट हज कमेटी की तश्कील 2002 में हुई थी और तब से लेकर अब तक कई चेयरमैन बने। अब्दुल हक साहब के साथ एक ख़ास बात यह है कि अब तक जितने भी चेयरमैन बने हैं वो उनके मुकाबले में ये सबसे कम उम्र हैं। आप इनको देख करके भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब्दुल हक साहब, ये बताइए कि आप मेंबर बने और चेयरमैन भी बने, क्या वजीफ़ा आपने पढ़ा? पहले हमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमें 2012 में मौका दिया गया था, जब 5वीं हज कमेटी बिहार की जब बनी थी। उसके अंदर में हमें 2012 में हमें पहली दफ़ा मौका मिला था सदस्य के रूप में काम करने का। मैंने अपने खिदमत को इस तरीके से अंजाम दिया गया, हमारे सदस्य ने हमें सेंट्रल हज कमेटी में हमें भेजने का निर्णय लिया। हमने अपनी 29 साल की उम्र में हमने सेंट्रल हज कमेटी में अपने खिदमत अंजाम दिए और उसके साथ ही साथ मैंने बिहार के साथ साथ मैंने अपने जोनल को रिप्रेजेंट किया सेंट्रल हज कमेटी में। जो हमारे जोन में उत्तराखंड, झारखंड, यूपी और बिहार आते हैं, उनको हमने वहाँ पे खिदमत अंजाम दिए और उसके बाद वो खिदमत देखते हुए इस बार मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से दोबारा से धन्यवाद करता हूँ कि हमें फिर से इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मौके पे हमें रखें। और इस बार नई कमेटी के तमाम सदस्य ने एक नाम का तफसीर किया है हमारे नाम से और हमें ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इंशाअल्लाह ताला अपनी उम्र को देखते हुए हाजियों की खिदमत का भरपूर काम किया करेंगे और इसके अलावा जो भी कम उम्र के हाजी को मोटिवेट करेंगे कि कम उम्र में वो हज पे जाएं, क्योंकि इस बार की जो तफसीर हम लोग ने देखी है 65 साल की उम्र के हाजी इस बार कुछ कारण से छट गए हैं कोविड गाइडलाइन के ज़रिए। तो हम मोटिवेट करेंगे कि लोग कम उम्र में हज करें, जवानी हज करें और उनके साथ साथ इबादत में काम करें। आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शख्सियत के बारे में, आप हैं कहाँ के, कहाँ तालीम हुई आपकी, कहाँ तक तालीम हुई? मैंने अपने बचपन के दौर में जो मैंने स्कूलिंग करा था, मैंने मेघालय शिलोंग से हमने करा था। वहाँ से हमने 12 के बाद मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से तफसीर करी थी और उसके बाद मैं अपने फैमिली बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हो गया था और उसके साथ साथ हम हाजियों की खिदमत भी 2002 से जब हमारे हाजी बिहार से कलकत्ता जाते थे और गया के रुख मक्का मदीना जाते थे, तो वो हाजी पटना के हज भवन आते थे तो उनकी छोटी छोटी खिदमत अंजाम में अपने खिदमत देते थे। एक खादिम और एक रज़ाकार की हैसियत से हम सोच के ये काम करते थे, मगर आज अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम रहा है कि इतने बड़े ओहदे पे हमें आज इस हज हाउस में बैठाए हैं और तमाम लोगों की दुआ है कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी स्टेट की हमें दी गई है। एक मसला यहाँ के हाजियों के साथ ये है कि पहले पटना का एयरपोर्ट था, पहले तो गया से था, फिर पटना आया, फिर उसको कलकत्ता शिफ्ट किया गया। तो बिहार के हाजियों के लिए आप क्या ऐसी कोई कोशिश करेंगे कि या तो पटना और या फिर गया वो फिर से वहाँ से प्रवास का सिलसिला शुरू हो? इस साल सऊदी गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच में 23 फरवरी 2022 पे जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया था कि छोटी जहाज़ को वो अपने मुल्क में आने नहीं देंगे। जो वो चाह रहे हैं कि भाई हाजी की तादाद कम है, छोटे जहाज़ से हाजी आते हैं, उनको काफ़ी बड़ा इंतज़ाम वहाँ करने होते हैं। तो हमारे गया एम्बार्केशन पॉइंट 150 हाजियों को लेके जहाज़ यहाँ से रवाना होते थे। तो उस गाइडलाइन के तहत में हमारे गया एम्बार्केशन पॉइंट और पूरे हिंदुस्तान से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से 11 एम्बार्केशन पॉइंट को इस साल के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि ये कोविड गाइडलाइन ये सऊदी अरब का ये बायलैटरल एग्रीमेंट में
आए थे, जिसकी वजह से ये डिसीज़न लेना पड़ा है। इस बार कलकत्ता से फ़्लाइट है, तो पटना से या कहीं से भी जाने का ख़र्च जो होगा वो क्या हाजी अलग से उठाएंगे या जो जो उन्होंने ख़र्च दिया उसमें शामिल है? इस बार जो भी बिहार स्टेट से जो भी हाजी रवाना हो रहे हैं उनका एम्बार्केशन पॉइंट तो कलकत्ता ही है, और जो कलकत्ता के लिए वो रवाना होंगे वो उनके खुद के खर्च होंगे, और जैसे वो पटना हज भवन में आके रिपोर्ट करते थे इसी तरीके से वो कलकत्ता हज हाउस में रिपोर्ट करेंगे। कलकत्ता के इंतज़ामात को देखने के लिए हमारी एक टीम कलकत्ता पहले रवाना होगी। वहाँ के इंतज़ामात देखते हुए जो हमें वहाँ पे ज़रूरी इंतज़ामात की ज़रूरत होगी वो हम अपने इस तरफ से वहाँ पे रखेंगे। हज पर जाने से पहले कुछ दुआ वगैरह की तकरीब यहाँ हुआ करती थी, क्या इस साल होगी? इस साल दुआ की तफसीस तो इस बार दुआई मजलिस के तौर पे हम लोग इंतज़ाम करते थे, क्योंकि आज़मीन हज यहाँ से गया से परास करते थे, पटना हज भवन में उनका क़याम होते थे, डॉक्यूमेंटेशंस होते थे, स्क्रीनिंग होते थे, तो हम लोग अपने पटना हज भवन में दुआई का मजलिस लगते थे। उसमें कई इदारे से लोग आके इसमें हाजियों का दुआ लेते थे, और उसके अलावा भी कई लोग आके दुआ करते थे, मगर इस साल वो चीज़ मुमकिन नहीं दिख रहा है, तो उसकी वजह से एक दिन खुसूसी हम पटना डिस्ट्रिक्ट के आज़मीन हज जो पटना शहर के अंदर है उनका हम दुआई मजलिस को इंतज़ाम एक दिन के लिए यहाँ रखेंगे अपने हज भवन में। आप हज भवन से काफ़ी दिनों से जुड़े हैं, आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? जो हमारी जो विज़न के साथ जो हम स्टेट के अंदर में एज अ चेयरमैन हमको काम करने का जो मौका मिला है, हमारा एक विज़न ये है कि बिहार के आज़मीन हज की तादाद को कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर हमारी एक फ़ोकस रहेगी। दूसरा फ़ोकस हमारा ये रहेगा कि इस सफ़र में हम कुछ नौजवान को इसमें शामिल करें ताकि उनको आगे कोई परेशानी ना हो, और हमारी ये विज़न है कि जवानी की हज और इबादत के ऊपर हम काम करेंगे। आपने कहा कि नौजवानों, तो उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, उनको कैसे तरग़ीब देंगे आप? जैसे हमारे सेंट्रल हज कमेटी के तरफ से कोई ऐसे नहीं थे, मैं ख़वातीन को भी मैं अपने इस 3 साल के उसमें ये जोड़ूंगा कि मैं उनको भी खादिमुल हुज्जाज की शक्ल में उनको भी मैं आइंदा आने वाले साल के लिए मैं उनको रवाना करूं, ताकि वो अपने ख़वातीन के लिए हज में उनको खिदमत अंजाम दें। ये थे अब्दुल हक साहब, और इन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही कि इनका विज़न है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा हज पर भेजा जाए, और उससे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि जो ख़वातीन हैं उनको खादिमुल हज्जाज के तौर पर ये भेजने का इरादा रखते हैं। ये चूँकि ख़ुद नौजवान हैं इसलिए नौजवानों की बात करते हैं, नौजवानों के लिए बात करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो विज़न है वो पूरा होगा, और हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बिहार लोक संवाद से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शहाब हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद, पटना।